चलिए आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे हैं मेरठ के अंदर मौजूद है और मेरठ के अंदर एक जाने माने एडवोकेट शाहिद सैफी जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 10 फरवरी को यहाँ पर वोट डाला जाएगा। तो हम वकील साहब से मालूम करेंगे कि मेरठ के अंदर किस तरीके का माहौल है। सारी की सारी पार्टियां चुनाव में मौजूद हैं। एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। और एक बात ये है, खास बात इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि कहीं ना कहीं 1600 किलोमीटर से दूर से आई ओवैसी साहब की पार्टी AIM भी मौजूद है और वो कितना अपनी पतंग को यहाँ पर उड़ा पाएंगे या क्या माहौल शहर का है, वो हम वकील साहब शायद बहुत सारे लोगों से दिन में मिलते हैं और इन्हें मालूम होगा कि शहर का क्या माहौल है। उससे रिलेटेड वकील साहब से बात करते हैं। जी वकील साहब, जो 2022 का चुनाव 10 फरवरी में आपके यहाँ वोट डलने वाला है, किसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? और आप जिस तरीके से एक बहुत बड़े लॉयर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या नतीजे होंगे? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात जो है इस देश के जो मुसलमान हैं वो ना कभी वोट बैंक था ना है। और इस समय जो मौजूदा लड़ाई है वो 80 बनाम 20 की है, ठीक है नहीं। दूसरी बात यह है, हमें डेमोक्रेसी में विश्वास रखना है। हमें धर्म जाति दलगत की राजनीति से उठकर एक ऐसी शख्सियत को वोट करनी है जो हमारे रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, नौकरी की बात करे। और जो हमारी इकोनॉमी गाँव में इस समय मुसलमान है, शिक्षित नहीं है, उसकी तालीम के बारे में सोचना है, शिक्षा के बारे में सोचना है, उसके रोजगार के बारे में सोचना है और ऐसी रोजगार पर योजनाएं लागू करनी है हमें जो उनके क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ सकें। तो दूसरी बात यह है, हमें एक शख्सियत को वोट देना है। हमें धर्म जाति के आधार पर ना रखकर एक इंसानी शख्सियत को वोट देना है जो हमारे हित की बात कर सके। अच्छा, आपके हित की बात कर सके, समाज के हित की बात कर सके। तो ये तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग जो है कह रहे हैं कि हम समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी और जातियाँ भी। और कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो उत्तर प्रदेश आए हैं वो एक नारा लेकर चले। तो क्या नारा है उनका ये नारा है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 20-22% है और जब वोट का वक्त आता है तो ये पार्टी हमारे वोट ले लेती है और वोट लेने के बाद कहीं ना कहीं हमें दरकिनार कर दिया जाता है। ना हमारे इलाकों में स्कूल बनाए जाते, ना मेडिकल हॉस्पिटल बनाए जाते और न ही कोई डेवलप का खास काम किया जाता और हमें डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करते और फेंक दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, 1947 से आज तक जो है मुसलमान वोट देता आया है, ठीक है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे RSS हो, चाहे BSP हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। हमारा कहना ये है कि जो हमारे क्षेत्र की विकास की आज तक किसी ने बात नहीं करी। मुसलमानों की स्थिति आजकल बहुत दयनीय है। जस्टिस सच्चर जो चीफ जस्टिस सचिव कमेटी के जज रहे, उन्होंने भी ये कहा सर्वे में कि साहब इस देश में मुसलमानों की आर्थिक दयनीय स्थिति सबसे ज़्यादा कमजोर है। उसके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। अच्छा, ये महमूदुर रहमान कमेटी हो या सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना हो, ये कमीशन बनते हैं और ये जो है कमीशन बनाए गए और सर्वे किया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक किसी भी सरकार ने उसको लागू करने का काम नहीं किया। ये हकीकत है जी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है, मुसलमान जो है आज सभी वोटों को पार्टी को वोट देता आया है। 2% हैं यादव हैं, मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में 20% की हिस्सेदारी है। हमें तो हिस्सेदारी दो। हमारे लोग ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम 20% हैं, हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आपको एक बहुत बड़े आगो आसम आदमी है, वो कह रहे हैं कि जैसे उप मुख्यमंत्री बनना है, मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करना है, वो पाकिस्तान चले जाएँ, यहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत नहीं है। ऐसा पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे देश के जो पूर्वज थे उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया और ये देश जो है हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से आज जिंदा है। उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्हीं के हम पूर्वज हैं। ये देश हमारा है, हम सबका है और हम सबको इसमें मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहना है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की बात है तो मेरा कहना ये है कि जब 2% वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने, मिनिस्टर बनने, तो 20% वाले की हिस्सेदारी तय करो। आप उनको भी मुख्यमंत्री बनाइए, उनको भी मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज से हो। कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब कह रहे हैं उनकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है कि मुस्लिम उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन कोई हमारे मुल्क में वोट
तैयार नहीं है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया जाता है, सारी सेकुलर पार्टियां उस कानून का कहीं ना कहीं अंदर खाने समर्थन करती हुई नजर आती हैं। देखिए, मुसलमान का जो वोट बैंक के रूप में आज तक इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे वोट ले लेते हैं, उसके बाद पीछे पलट के कोई नहीं देते। तो हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारा भी सब समाज है, जैसे मुस्लिम समाज में इतनी सारी पार्टियां हैं, बिरादरियाँ समाज हैं, वो सब एकजुट होकर आज तक बीजेपी को हराने का काम उन्होंने किया है। तो इसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, फिर वोट बैंक इस्तेमाल करके इसको छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान को अब ये नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी को हराना है या हमें समाजवादी को जिताना है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमें अपने लीडरशिप को खड़ा करना है। जब हम मुत्तहिद होंगे तो एक दूसरे को हमसे गठबंधन कर लेंगे। सही बात है। हमें सबसे पहले अपना अमीर चुनना है, और अमीन चुन के एक झंडा है, उस झंडे के नीचे सबको आ जाना है। शरीयत भी ये कहती है हमारी, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और अपना अमीर हमें चुनना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को वोटें देते रहेंगे, अपना अमीर नहीं चुनेंगे, तब तक हमारी स्थिति दायनी होती रहेगी। अगर हमें अपनी तरक्की में सुधार पैदा करना है, नई युवा पीढ़ी को रोजगार शिक्षा से जोड़ना है, तो अपना अमीर चुनना पड़ेगा और एक अपना वजूद बढ़ाना पड़ेगा इस देश में। अच्छा वकील साहब, ये बताइए, जिस तरीके का माहौल मेरठ शहर के अंदर, आप शायद कई सौ लोगों से रोज मिलते हैं, आप बहुत बड़े लॉयर हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का माहौल होगा, कौन सी पार्टी जीत सकती है? देखिए, जनता में जागृति पैदा हुई है। जो आम जनता है उसका कहना ये है कि हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और वोट बैंक का इस्तेमाल करके हमें पीछे नहीं देखा जाता, और हमारा केवल इस्तेमाल किया जाता है। आज तक 70 सालों में हमारे हित की बात कोई नहीं करता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, MP हो, मिनिस्टर हो, कोई नहीं। तो ये बताइए कि इनके क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ 2022 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, ऐतिहासिक क्रांति होगी, और सत्ता भी जो है परिवर्तन चाहती है, बदलाव भी होना चाहिए समय के अनुसार। अच्छा, तो ये बताइए वकील साहब, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर अब ये बीजेपी के लीडर टूट कर आ रहे हैं, ये जब तक बीजेपी में मौजूद थे तो ये किस तरह के भाषण दिया करते थे कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर इनका बलात्कार करो, और मुस्लिम जो कई शादियां करता है, तलाक देता है, वो हवस करने के लिए कई शादियां करता है, आज वो समाजवादी में आके क्या दूध से धुल जाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान को जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बनाया है, संविधान के अंदर लिखा धर्मनिरपेक्ष देश होगा, उसका कोई व्यक्ति विशेष का कोई धर्म नहीं है। जबकि जो बीजेपी RSS है केवल मंदिरों में पूजा पाठ करती है, गिरजाघर भी देश के अंदर है, देश के अंदर है, मुसलमान भी देश में अंदर है, उनकी भी तो इसकी बात करनी चाहिए। केवल एक धर्म की बात करेंगे आप? तो मेरा कहना यह है, जिस देश में हम रहते हैं वो धार्मिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, और हमारा जो संविधान है हिंदुस्तान का, उसमें हमें सबके दी है। एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान करें। जिस तरीके से वो इस साल मेरठ की जनसभा में भाषण दे रहे थे कि जिस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार को एक अच्छा डेवलप दिया है, धर्म की नगरी बनाया है, उस तरीके से क्या वो दिल्ली की जामा मस्जिद आज जर्जर हालत में है, उसको नहीं सुधार सकते, या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता, जब वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे MP के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें सब समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। इस मुल्क के अंदर गुरुद्वारे भी है, इस प्रदेश के अंदर चर्च भी है, सब पे भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। देखिए, देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि सभी धर्मों को एक समान समझें, उनका सम्मान करें, ठीक है नहीं? अगर मंदिर की देख रेख करें तो मस्जिद की भी करनी चाहिए, गिरजाघर की भी करनी चाहिए, वो भी हमारे देश का एक पार्ट है, और हमें सबको मिलजुल कर साथ लेकर चलना है, और सबकी तरक्की में हमारी तरक्की है, समाज की तरक्की और देश की तरक्की है, हमारे लिए राष्ट्र हित पहले है, बाकी सब। जहाँ तक मौलिक अधिकारों की बात की जाती है वकील साहब, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का कुछ सरकारें हनन करती हैं? देखिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, काम के नाम पे लोगों के साथ मारपीट हो रही है, धर्म को और ये मौलिक अधिकारों को लगना नहीं तो क्या संविधान की धज्जियां कोई काम धार्मिक प्लेस की अदालत को अपना काम करना है, कोर्टों को अपना काम करना, थानों को अपना काम करना, तो एक स्ट्रक्चर दिया है हमें संविधान ने, तो हमें इस स्ट्रक्चर के साथ चलना चाहिए, ना कि कानून हाथ में लेना चाहिए। हमें संविधान के अनुसार चलना, कलम की लड़ाई लड़नी है, और जाते में कानून के अनुसार उसका पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके पास आए और आपने हमारी बात को सुना, और हमारे जो सवालात थे उनका आपने एक संवैधानिक तरीके से जवाब दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।